आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खास मुलाकात जमशेद मलिक के साथ। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने खिताई पीर पंचाल के अंदर सरहदी ज़िला राजौरी में एक तारीख रकम की है। 2024 असम्बली इंतखाबात के दौरान खिताई पीर पंचाल के सरहदी ज़िला राजौरी के असम्बली हलकों 4 की जगह 5 बनाए गए और एक नया असम्बली हल्का कायम किया गया जिसको थाना मंडी का नाम दिया गया। और इस असम्बली हल्का से बड़े चेहरे इंतखाबात में थे, जिसमें साबका वजीर सेहत शबीर अहमद खान साहब थे, साबका एमएलए पीडीपी चौधरी कमर हुसैन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इकबाल मलिक साहब मैदान में थे। मगर इस निशस्त पर एक तारीख रकम करने वाले हमारे साथ रुकन असम्बली जज मुजफ्फर खान साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। एक तारीख रकम की आपने इस निशस्त पर। अगर हम ये कहें कि खिताई के अंदर सरहदी ज़िला राजौरी के ये इस तारीख में पहला मौका ऐसा होगा कि जब कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत कर सामने आया, वो भी ऐसे असम्बली हल्के से जो पहली बार बनाया गया, किस तरह का प्यार लोगों की तरफ से मिला? लोगों ने बहुत सपोर्ट की, बिलखुसूस नौजवानों ने इसको एक मिशन के तौर पर लिया और ये साबित करना चाहा कि लीडर वही है जिसको लोग चाहते हैं, लीडर वो नहीं है जो पार्टियों की मैंडेट लेके आए। यहाँ नेशनल पार्टीज़, मेरे ख्याल में 2-3 तो नेशनल पार्टीज़ थी और एक तंजीम ऐसी भी थी, एक पार्टी ऐसी भी थी जिसको हुकूमती सरपरस्ती भी अवेलेबल थी, हुकूमत की सरपरस्ती थी। मुल्क के होम मिनिस्टर आए कैंपेन के लिए, दीगर जो मिनिस्टर्स थे वो भी आए कैंपेन के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल नहीं, मैं इसको मिसयूज़ कहूँगा जी, मिसयूज़ किया गया। कोई परहेज़ नहीं की गई किसी भी ऑफिसर से, बल्कि ओपन मुलाजम लोगों ने कैंपेन भी की बीजेपी की। और अगर किसी दूसरी पार्टी का या मेरी आज़ाद उम्मीदवार का के साथ कोई मुलाजम दिख भी जाता था बाई चांस, तो उसको फ़ौरन धमकी भी मिलती थी। लेकिन ये सारे हथकंडे फेल हुए, पैसा पानी की तरह बहाया गया। मुझे सबसे बड़ी खुशी जो हुई 2 बातों से हुई कि इस इलेक्शन में लोगों ने साबित किया कि हमारे ईमान को कोई ख़रीद नहीं सकता, हमारे ज़मीर की कोई कीमत नहीं लगा सकता। दूसरी सबसे बड़ी खुशी जो मुझे हुई कि इस खिता पीर पंचाल में एक बड़ी बीमारी है, वो बीमारी है कम्युनिटीज़ की तकसीम। जी जी। कहीं गुज्जर पहाड़ी की तकसीम है, कहीं हिंदू और मुस्लिम की है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू वोट थोड़ा सा था, वो भी मिला मुझे। मुसलमान, हिंदू, सिख वोट तो मेरी कंस्टिट्यूंसी में था नहीं। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह गुज्जर कम्युनिटी का बहुत प्यार मिला मुझे, और मुझे लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो थी वो मुझे गुज्जर कम्युनिटी से मिली, जो इससे पहले कभी किसी लीडर को नहीं मिली। यानी गुज्जर कम्युनिटी ने एलानिया तौर पर कहा कि हम, और बहुत बरगज़ीदा बुज़ुर्ग जो थे, मोहतबर शख्सियात जो थी, बुज़ुर्गों ने ऐलान किया कि हम ज़िंदगी में पहली बार गुज्जर कम्युनिटी को छोड़कर हम किसी पहाड़ी लीडर को वोट दे रहे हैं। ये एक खुश आइन बात थी जिससे मुझे बड़ी तसल्ली हुई और बेपनाह प्यार मिला मुझे, औरतों का, मर्दों का, बच्चों का, बूढ़ों का, बूढ़ी माएँ जो चल नहीं सकती थी, तो मैं जब उनको मुलाकात के लिए मैं उनके पास खुद जाता था, कभी जब किसी घर में जाते थे तो वो रो रो के मेरे लिए दुआएं करती थी। मैंने उनको कभी देखा नहीं, ना उन्होंने, वो जबकि बल्कि वो पूछा करती थी कि जज कौन है, हम उसकी शक्ल देखना चाहते हैं। जी। तो मैं जब उनके पास जाता था तो वो रो रो के मेरे लिए दुआएं करती थी। तो इस किस्म का प्यार जो है मैंने सोचा भी नहीं था। और इलेक्शन लड़ना जो था, मैं ये भी बताऊँ आपको, खैर अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। बेशक।
मैं जब इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ी बेदिली से मैंने फॉर्म भरा, लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती की। फिर मैं सोचता था कि भाई मैं फ़ारूक साहब या उमर साहब अगर कहेंगे तो मैं कैसे इनकार करूँगा। वो मुझे अगर बुलाएंगे, ये मियाँ साहब ही बुला लेंगे कि भाई वापस आ जाओ आप, तो मुझे वो अगर वो कह देंगे कि भाई इलेक्शन नहीं लड़ो तो मैं कैसे इनकार कर पाऊँगा। लेकिन खुदा का करना कि उनको भी याद नहीं रहा। अगर याद आता तो ज़रूर मुझे उमर साहब या फ़ारूक साहब शायद बुलाते, मुझे कहते कि भाई आप नहीं लड़ो, शायद मैं ना लड़ता। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी देखो कि उन्होंने भी मुझे नहीं बुलाया, मियाँ साहब ने भी नहीं बुलाया वापस कि भाई आप ना लड़ो। तो हर काम में अल्लाह ने बेहतरी रखी होती है। मुझे ये लोगों का प्यार, ये सपोर्ट मिलनी थी और अल्लाह ने मुझसे यहाँ की आवाम की खिदमत करवानी थी, उसके लिए ये सारे रास्ते लाए। बहुत सारा प्यार आपको मिला इस निशस्त पर, बहुत सारे चैलेंज आपके सामने हैं अब इस निशस्त को लेके, क्योंकि पहली बार ये असेंबली हल्का बनाया गया, कई बड़े चैलेंज आपके सामने, बड़े वादे किए गए। इन वादों को पूरा करने के लिए आगे क्या किया जाएगा? क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया पर कई किस्म की बातें देखने को मिल रही हैं, चाहे सोशल मीडिया पर किसी को तंज करने की बात कही जा रही हो या इस सरकार को, आने वाली सरकार को लेके तंज किया जा रहा हो, बहुत सारे चैलेंज हैं। किस तरह इन चैलेंज को पूरा किया जाए? हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी स्टेटहुड वापस की जाए। अब उसके लिए मुझे लगता है कि जितनी भी जी शऊर लेजिस्लेटर्स होंगे या दीगर शख्सियात होंगी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उनके साथ बैठकर इसकी रेस्टोरेशन के लिए एक मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है। उसकी तरफ हम ज़रूर ध्यान देंगे। बाकी तामीर और तरक्की के जो काम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 5-10 सालों में तामीर और तरक्की के कामों का फुकदान है। बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यूनियन टेरिटरी में हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी पावर्स भी कर्टेल की गई हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं जब यूनियन टेरिटरी होगी। और हमारी जो कैबिनेट है उसकी भी सेम पावर्स हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास हैं। यानी जिन अमूर पर लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है वहाँ तक ही हद है मिनिस्टर्स की और चीफ मिनिस्टर्स की पावर की भी जी। और वो एक लिमिट लगी है, कदगन लगी है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा मामला है। और फिर ऊपर वीटो पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। जी। वो किसी भी बिल को वीटो कर सकता है, उस पर बैठ सकता है, उसको साइन नहीं करेगा वो, तो हम दोबारा बिल पास करके भी भेजेंगे भी तो तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जी। बहुत सारे अमूर हैं जो हमारी हद इख्तियार में हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी असेंबली बिल्कुल टुथलेस है। कुछ अमूर ऐसे हैं जिनमें हमारी गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है और हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को या हमारी गवर्नमेंट को यानी कैबिनेट को बहुत सारे इख्तियार दिल्ली यूटी से बढ़कर भी हैं जी। जो दिल्ली यूटी को नहीं है। जिस तरह ज़मीन के रिलेटेड हम ला बना सकते हैं, जी। दिल्ली वालों को नहीं है। जी। सर्वस जिसको लेकर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई सर्वस जो है वो यूटी की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की गई उसमें एक्सक्लूड नहीं की गई है। हमारे में वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्होंने बाद में ऑर्डिनेंस ला के कि ये कैपिटल है और बहुत सारी जस्टिफिकेशन दे के तमाम सर्विसेज जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में दे दी हैं। तो हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे सिर्फ 3 सर्विसेज हैं, एक एंटी करप्शन, एक होम और आईएएस ऑफिसर्स, जिनकी सर्विसेज का कंट्रोल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को होगा, यानी इनडायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर होगा थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। दीगर जितनी सर्विसेज हैं उस पर हमारी यूटी का कंट्रोल होगा। बहुत सारे दीगर अमूर हैं कि जिनमें हमारी पावर्स कर्टेल हो गई हैं। उनके बावजूद भी अब जाहिर सी बात है कि वो हमारे हद इख्तियार में है नहीं। उसमें एक पब्लिक को मोबिलाइज़ करना पड़ेगा
ताकि वो दिल्ली सरकार पर ये प्रेशर डालें, ये दबाव डालें कि हमारी स्टेट को वापस किया जाए। जो बुनियादी इस वक्त ज़रूरत है तमाम लेजिस्लेटर्स को कि वो इसके लिए एक मूवमेंट चलाएं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ये दबाव डालें। उसमें कानूनी चाराजोई भी करनी पड़ेगी। बहुत सारे मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है दिसंबर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई जल्द अज जल्द स्टेट को वापस किया जाए, तो उस लफ्ज़ जल्द अज जल्द को मज़ीद इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। खैर ये चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में लायर हूँ, मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। इस इलेक्शन में एक चीज़ और देखी, खास करके अगर हम इस खिता की बात करें जहाँ हिंदू मुस्लिम गुज्जर पहाड़ी के नाम पर लोगों को तकसीम किया जाता था, वो चीज़ें इस बार देखने को नहीं मिली। मगर जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर एक चीज़ हमने ज़रूर इस बार देखी, टनल के उस पार की बात करें या इस पार करें, अगर टनल के उस पार की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में पूरी तरह रही, और टनल के इस पार भारतीय जनता पार्टी। क्या कारण रही इन इलेक्शनों के लोग फिर एक बार डिवाइड हुए? क्योंकि इस चीज़ पर आपने कई साल पहले, अगर हम उस वक्त का भी याद करूं, जब मैं आपका इंटरव्यू भी किया था, उस वक्त आपने कहा था जब जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को हटाया गया तो उस वक्त आपने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जम्मू के लोग इस खुसूसी हैसियत के हक़ के लिए सड़कों पर होंगे। उसके बावजूद भी आज ऐसा देखा गया कि जम्मू सूबा की बात अगर हम करें तो मैक्सिमम सीट है, इक़्तिदार में इस वक्त भाजपा। कारण क्या रहते हैं इसके? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा ने सोसाइटी को पोलराइज किया हुआ है और दे हैव वर्टिकली डिवाइडेड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दैट इज़ द रियल इशू। ये हमारी बदकिस्मती है कि एक पार्टी हुकूमत में है और वो लोगों को तकसीम कर रही है मज़हब के नाम पे, और इस बिटरनेस को कम करने के बजाय इसको हवा दी जा रही है। उससे ये हुआ कि हमारी जो जम्मू में जो हिंदू डोमिनेटिंग एरिया था वहाँ भाजपा आ गई। मैंने आपको वक्त नहीं मुकर्रर बताया था, लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ कि जम्मू के नौजवान ही उठेंगे और वो डिमांड करेंगे कि हमारा स्पेशल स्टेटस रिस्टोर करो और हमारी स्टेट रिस्टोर करो। और जब तक ये हमको डिवाइड करते रहेंगे हिंदू और मुसलमान में, तो जाहिर सी बात है ये डिमांड कोई नहीं उठाएगा। ये जब इस नई जनरेशन को ये समझ आएगी कि हमें नुकसान क्या हुआ इसका, हमारी एम्प्लॉयमेंट छिन गई, हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ छिन गया, अरे भाई तुम इस बिटरनेस में क्यों पड़े हो कि इसमें कहाँ हिंदू और मुसलमान। जब 370 का जो प्रोटेक्शन थी वो किसी मुसलमान के लिए नहीं थी, सिख के लिए नहीं थी, ईसाई के लिए नहीं थी, या किसी एक मखसूस हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं थी। वो प्रोटेक्शन, वो एजाज़ जो था वो हमारी नस्लों के लिए था और सब के लिए था, यकसां, उसमें कोई हर्ज नहीं। अरे भाई बाकी अपनी अपनी सोच है। मैं अभी पिछले दिन कहीं सुन रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि यूटी अच्छी है हमारे लिए। भाई उनको समझ नहीं है, उनके बेसिकली उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, और जब तक कि वो नफ़रत की पट्टी वो नहीं खोलेंगे उनको ये थोड़ी समझ आएगी कि हम यूटी में हमारे कितने नुकसान हो रहे हैं। अरे भाई स्पेशल स्टेटस से हमको क्या फ़ायदा था? आज हमारा कोई बच्चा नौकरी जम्मू का, चलो हमें छोड़ो, हमें नुकसान हुआ, जाओ जम्मू वालों को पूछो ना, कोई बच्चा मुलाजमत लगा कोई पिछले 5 सालों में? कोई टीचर बना, कोई लेक्चरर बना, कोई पटवारी बना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बना कोई? ये फ़ायदा था स्पेशल स्टेटस का, क्योंकि आज अगर केएस भी होगा तो केएस में पूरा मुल्क पार्टिसिपेट करेगा। अरे वो जो डोमिसाइल इन्होंने रखा है, वो डोमिसाइल समझ लो कि भाई यहाँ जम्मू की पॉपुलेशन से डबल पॉपुलेशन तो बाइक की है, वो सब डोमिसाइल लेंगे, वो सब यहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट के दर्जे की बात भी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक और बहस, उस बहस के बीच में हाफ स्टेट एक लफ्ज़ बड़ा गर्दिश कर रहा है। कल जहाँ दिल्ली के साबका वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इसका इस्तेमाल किया, हाफ स्टेट, और साबका वज़ीर और भाजपा के सीनियर लीडर चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब ने भी एक्स पर ये किया, हाफ स्टेट। इससे आज की तारीख में खास करके पीर पंचाल रेंज की बात करें, लोगों के अंदर कई तरह की बातें और कई तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं।
इस हाफ स्टेट की बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और इस हाफ स्टेट को पूरी तरह लोगों तक पहुंचाएं कि इसका मतलब क्या है? देखिए, हाफ स्टेट तो मैंने अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा नहीं कि हाफ स्टेट क्या है। हाँ, पहले थी शुरू में 3 किस्म की स्टेट्स थी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी, जी लेकिन वो एबालिश हो गई। अब 2 ही किस्म की मतलब समझ लो कि फेडरल फीचर्स, फेडरल स्ट्रक्चर हैं। एक है स्टेट और एक है यूनियन टेरिटरी। जी स्टेट है तो फुल फ्लेज्ड है, और यूनियन या तो फिर यूनियन टेरिटरी है। जी उसके बगैर तो कोई स्टेट है नहीं तीसरी। मैंने तो जो शेड्यूल है उसमें कहीं नहीं पढ़ा हाफ स्टेट है कोई। बहरहाल अगर ये कोई बनाएंगे नया आइन में कोई अमेंडमेंट कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मुझे कोई लगता भी नहीं, कोई मुश्किल भी नहीं लगता इनके लिए कि वो कोई नई कैटेगरी निकालेंगे स्टेट की, हाफ स्टेट। लेकिन इससे पहले मैंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन में हाफ स्टेट नहीं पढ़ा है कि हाफ स्टेट क्या है। इंतखाबात के दौरान मंशूर की बात सामने आई, हालांकि आपने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अगर आज की तारीख में बात करें, क्योंकि आज आप उसका एक हिस्सा भी हैं, पहले भी थे और आज दोबारा भी हैं, मंशूर के अंदर 200 यूनिट बिजली का दावा किया गया, एक 12 के करीब शायद सिलेंडरों का भी दावा किया गया मुफ्त दिए जाएंगे। किस तरह ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि बिजली जम्मू कश्मीर हुकूमत के इख्तियार में नहीं होगी, गैस की बात करें वो जम्मू कश्मीर के हुकूमत के इख्तियार में नहीं होगी, फिर किस तरह पॉसिबल है कि 12 सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? आपको किसने ये कहा कि बिजली जो है वो यूनियन टेरिटरी की जुरिस्डिक्शन में नहीं है और गैस सिलेंडर सब्सिडाइज्ड सिलेंडर? वो ये नहीं होता है कि गैस सिलेंडर कोई फ्री पीछे से मिलेंगे, उसकी कीमत हुकूमत पे करेगी। जिस तरह दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, जी वो भी यूनियन टेरिटरी है, तो हमसे कम पावर है उनके पास, जी हमारी लेजिस्लेटिव पावर ज़्यादा है। तो जब वहाँ दे सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में 200 यूनिट, जब ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ ना, तो मैं उसका एक्टिव मेंबर था। जी मैं उस मैनिफेस्टो कमेटी में, मैंने तकरीबन 3 हफ्ते उस मैनिफेस्टो की प्रिपरेशन में दिए हैं। तो ये किसने आपको कहा कि भाई बिजली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजली पर कोई इख्तियार नहीं है, वो तो यहाँ की गवर्नमेंट ने पे करना है, उन्होंने ख़रीद के लानी है, गवर्नमेंट ने कंपनीज़ को पे करना है और लोगों को देनी है। और 200 यूनिट वो फ्री इसलिए रखा है कि जो गरीब लोग हैं, अब उनके बिल आ रहे हैं कम से कम 1500-2000 के बीच में या 1000 से ऊपर। तो जो आदमी महीने का 5000 मजदूरी करके कमाएगा, तो वो अगर 1000 रुपया बिजली का देगा तो बच्चों को कहाँ से पालेगा? तो हाँ, किसी की अगर 200 यूनिट से या 250 यूनिट जितना भी हम कंसेशन करेंगे, उससे जब ऊपर 1 यूनिट भी हो जाएगा तो फिर सब का देना है। लेकिन 200 यूनिट, क्योंकि गरीब आदमी तो 200 यूनिट इस्तेमाल नहीं करता है, जी तो जो उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, जो एसी लगाएगा, तो जाहिर सी बात है वो सारी पे करेगा। तो उसके लिए वो गवर्नमेंट पे करेगी, कोई ये नहीं कि उनको कोई खैरात से मिलेगी, वो गवर्नमेंट मैनेज करेगी बजट को और गवर्नमेंट पे करेगी। इसी तरह सिलेंडर्स के लिए वो गवर्नमेंट पे करेगी। उमर साहब का एक बयान था इंतखाबात से पहले कि वो यूटी के अंदर एक 4th क्लास एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि एक चपरासी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उस बीच जिस तरह आपने कहा मंशूर की बात आई है, आपने नौकरियां देने का वादा किया है लोगों से, किस तरह मुमकिन हो पाएगा ये चीज़ें? क्योंकि अगर यूटी के अंदर जिस तरह ये बातें आप सामने आ रही, क्योंकि ये पूरी तरह अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि यूटी के अंदर क्या क्या इख्तियार इस हुकूमत को मिलेंगे। जिस तरह की बातें या गर्दिश कर रही हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जिस तरह ये कहा गया कि अगर बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम किया जाएगा, उमर साहब का वो बयान अगर हम देखें कि एक चपरासी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, फिर किस तरह मुमकिन होगा कि लोगों को नौकरियां दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से? मैंने वो उमर साहब का बयान तो नहीं सुना, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक सिंबॉलिक टर्म उन्होंने यूज़ की है कि चीफ मिनिस्टर की पावर कम की गई है। बहरहाल लॉ ये है कि ट्रांसफ़र्स जो हैं वो सारी गवर्नमेंट ही करेगी, हमारी गवर्नमेंट यानी यूटी की गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले कहा कि एक तो पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रांसफ़र्स जो हैं जी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी थ्रू होम मिनिस्टर होंगी, जी और एंटी करप्शन जी ब्यूरो की
और तीसरा आ गया IAS ऑफिसर्स की। जी अब उसमें भी मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि ट्रांसफ़र्स जो हैं सर्विस कंडीशन में नहीं आता। उसका कहा कि सर्विस कंडीशन वो कंट्रोल करेगा, तो क्या ट्रांसफ़र्स में सर्विस कंडीशन आएगी या नहीं आएगी, दैट अगेन इज़ अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। जी अदरवाइज़ अगर आप इंट्रीज देखेंगे, जो एक्ट है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से सिर्फ 2 इंट्रीज़ को एक्सक्लूड किया गया है जो स्टेट लिस्ट की है, जी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है और एंटी करप्शन है। तो सर्विस जो है वो एक्सक्लूड नहीं की गई है। तो जब वो एक्सक्लूड नहीं की गई है तो वो कैबिनेट की मर्ज़ी है, वो कैबिनेट की चॉइस है। बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना वो यूटी गवर्नमेंट की इख्तियार में है, वो जनरेट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, और वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इख्तियार में है कि वो टाइम लिमिट फिक्स करेंगे कि जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है या सिलेक्शन मेकिंग बॉडीज़ हैं वो कितने टाइम में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करेगा। हमारे यहाँ फुकदान ये रहा है कि हर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो लिस्ट थी वो किसी तनाज़े का शिकार होती रही, उसमें करप्शन होती रही। पहले तो 10-10 साल, 5-5 साल, 7-7 साल तक लिस्ट ही नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो किसी विवाद का शिकार हो जाती है, जी फाइनली उसको रिवोक करना पड़ता है। तो हम इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो। रियासत के दर्जे की बहाली की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम बनाने के साथ ही इस तरह के बड़े बड़े दावे ज़रूर सुनने के मिलेंगे, जल्द से जल्द इसको रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। अब इंतखाबात भी मुकम्मल हो चुके हैं, अब आपकी सरकार भी बनने जा रही है, रियासत के दर्जे को लेकर क्या कोई जदोजहद शुरू की जाएगी इसके लिए? मैं तो शुरू करूँगा। मैंने तो ये फ़ैसला किया है कि मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा और पूरे जम्मू कश्मीर तक इसको लेके जाऊँगा, और मैं आखिरी दम तक लड़ूँगा इसके लिए। वो हमारा हक है, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। स्पेशल स्टेटस भी नाइंसाफ़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी नाइंसाफ़ी जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं थी। 370 को हटाना तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि एक ओपिनियन, एक थॉट ये भी थी कि इसको हटाया जाए विद इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि बीजेपी तो यहाँ थी, आरएसएस भी है। आरएसएस और बीजेपी की ये समझ लो कि टॉप एजेंडा पे था, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो चाहे बाहर का हो। हालांकि मेरा इख्तलाफ है उसके साथ कि तुम्हें अपने हक को छोड़ने का हक है कि मैं ये हक छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम अपने बच्चों का हक भी छीन कर सरेंडर कर दो कि जी हमारे बच्चों का हक भी छीन लो। तो 370 यानी स्पेशल स्टेटस हमारे आने वाली नस्लों का हक था, जिसको यहाँ के लोगों ने साथ होकर बच्चों से, हमारी आने वाली पोस्टेरिटी से वो छीना है। खैर, मैं उसको उस बहस में नहीं पढ़ूँगा, लेकिन स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना तो ना तो उनके एजेंडा में था, ना ही यहाँ की जो लोकल बीजेपी और आरएसएस यूनिट थी उसकी डिमांड थी। लेकिन उसके बावजूद भी किया है। उसको रेस्टोरेशन के लिए हम कोशिश करेंगे कि भाई एक जदोजहद शुरू की जाए। हम पीर पंचाल की तरफ फिर लौटते हैं। खास करके आप ये अगर बात करें, आप बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके के रहने वाले हैं, और खिता के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों को कई किस्म की मुश्किलात रही। हालांकि हालात बेहतर हैं पिछले 2 सालों की, अगर 2-2.5 सालों की बात करें, नाम जंग माहदे के बाद हालात काफ़ी बेहतर हुए। इन हालात में कब खराबी हो जाए दोबारा ये कहना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी मुश्किलें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों के लिए। इन लोगों के लिए जिस तरह ये चीज़ें कही गई या बड़े दावे किए गए हैं कि स्पेशल भर्ती एक स्टेटस शुरू किया जाएगा, एक प्लान शुरू किया जाएगा जो पहले होता भी रहा, इसके लिए भी कोई जदोजहद या कोई आपकी तरफ से कार्रवाई आगे कदम उठाया जाएगा ताकि इस लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के नौजवानों को भी रोज़गार मिल सके और इन इलाकों के अंदर भी भर्ती का अमल शुरू किया जा सके? जमशेद जी, जो पहली सरकारें थी उनका ये था कि जो लोग दूर दराज के पिछड़े हुए इलाके थे वहाँ स्पेशल ड्राइव चलाए जाते थे और वहाँ फिर भर्तियाँ होती थी, ऑन स्पॉट अपॉइंटमेंट आर्डर्स भी दिए गए। लेकिन ये डोमेन स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, क्योंकि भर्ती का डोमेन जो है वो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी होम मिनिस्टर के पास है। तो ये वही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी सरकार बनेगी उसको ये इख्तियार नहीं होगा भर्ती का।
پھر لوٹتے ہیں پیر پنچال کی طرف سے. قدرتی حسن سے مالا مال یہ خطہ ضرور رہا. جتنی بھی سرکاریں آج تک اس جموں کشمیر کے اندر آئی, چاہے اس میں نیشنل کانفرنس کی بات کریں, پی ڈی پی کی بات کریں, کانگریس کی بات کریں, اس خطہ کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی. اگر اس خطہ کے ٹورزم کو نقشے پہ لایا جاتا تو یہ خطہ آج بہت دور ہوتا اور روزگار کے سوال بھی نہیں اٹھتے. 7 لیکس اس خطہ کے اندر ہیں. بابا غلام شاہ بادشاہ کا دربار اس خطہ کے اندر ہے. دودھا دھاری آشرم اس خطہ کے اندر ہے. تتا پانی جیسی نعمت اس خطہ کے اندر ہے. اس کے باوجود بھی ایسے کیا کارن رہے کہ یہ خطہ آج تک ٹورزم کے نقشے پہ نہیں آیا؟ اور آپ ایک لوکل ہیں, کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس خطے کی نمائندگی کی, یہاں کے لوگوں کی پریشانیوں کی آواز بلند کی. اب یہ امید ہم آپ سے کریں کہ اس خطہ کے ٹورزم پر لانے کے لیے بھی آپ کی طرف سے قدم اٹھائے جائیں گے؟ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, جو میرے حد اختیار میں ہوگا میں وہ کروں گا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹورزم کے معاملے میں اور ہارٹیکلچر کے معاملے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. آج بھی ہماری وہی ٹریڈیشنل کراپس ہیں. جو کراپس ٹھیک ہے ہمارے لیے وہ سٹیپل فوڈ ہے, لیکن سٹیپل فوڈ ہونا ہی کافی نہیں ہے. ہم اس سے امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کر رہے ہیں, انکم جنریٹ نہیں کر رہے ہیں. جس طرح میز کراپ ہے, تو میز کراپ کوئی بہت بڑی انکم جنریٹ نہیں کر سکتی ہے. میں جو محسوس کرتا ہوں کہ ایگریکلچر کے اس پیٹرن میں ایک شفٹ لانے کی ضرورت ہے, اور میز کراپ کی جگہ اگر آپ اس کو فروٹ کراپ کی طرف لے جائیں گے تو اس سے ہماری اکانومی کو بھی بوسٹ ملے گا, اور فار دی فیوچر, فار دی پوسٹریٹی ایک سورس آف انکم بھی رہے گا. ہماری پوسٹریٹی اس کو دیکھے گی. یہاں بہت سارا فروٹ ہو سکتا ہے, اخروٹ ہو سکتا ہے, آڑو ہو سکتا ہے, پیچ ہو سکتی ہے, پلمپ ہو سکتا ہے, اور ہائی ریچز پہ بہت اچھا سیب بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک ہم اس جو اولڈ ٹریڈیشنل جو کراپس ہیں ہم اس کو شفٹ, ہمارے ذہن تیار نہیں ہے کہ ہم اس طرف شفٹ ہو جائیں. وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی وہ بینیفیشل ہے, اکنامیکل ہے, ٹھیک ہے. وہ یہاں ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوگی, جس طرح کشمیر میں پہلے رائس کراپ تھی, پیڈی کراپ, سب لوگوں نے شفٹ کر دیا فروٹ کراپ. ایپل انڈسٹری جو ہے وہ سب سے, کیونکہ اس میں لیکریٹو ہے, پیسہ ہے, اس میں آمدنی زیادہ ہے, آمدنی بڑھتی ہے, تو وہ یہاں بھی وہ شفٹ لانے کی ضرورت ہے. لیکن اس طرف دھیان بہت کم دیا گیا. وہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, بلکہ انسینٹیوز دے کر لوگوں کو ادھر لبھانے کی ضرورت ہے. چلتے چلتے ایک ایسا سوال جو آج سوشل میڈیا کی پر بھی گردش لگاتار کر رہا ہے, اور کئی سیاسی لیڈران کی طرف سے بھی اس پر بیان سامنے آ رہے ہیں. پہاڑی طبقے کی آپ بات کرتے ہیں. چلتے چلتے پہاڑی طبقے کے حقوق کے لیے آپ نے بھی جدوجہد کی, آپ کی جماعت کی طرف سے بھی باتیں سامنے ضرور آئی. اس انتخابات کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ پہاڑی طبقہ ایک جماعت کی طرف جائے گا. انتخابات ہونے کے بعد آج اس جماعت کے کچھ لیڈران کی طرف سے پہاڑیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے وعدہ وفا نہیں کیا گیا. آپ کی کانسٹیٹوئنسی کی اگر بات کریں, آپ 3 بڑے پہاڑی لیڈر تھے, ایک گجر لیڈر بھی تھا. کیا کارن رہے کہ پہاڑی بھاجپا کی طرف اس طرف نہیں آ سکے جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا تھا؟ کیونکہ بھاجپا یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ پہاڑیوں کو ایس ٹی کا درجہ ان کی طرف سے دیا گیا, اور احسان کا بدلہ احسان ایک نعرہ بہت زیادہ سننے کو مل رہا تھا. کیا کارن رہے کہ خطہ کے 8 اسمبلی حلقوں میں سے ایک بھاجپا کے حصے میں آئی ٹکٹ, باقی 7 پر شکست ہوئی؟ کیونکہ یہ بڑا ایک علاقہ, پہاڑی علاقہ دیکھنے کو مل رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کا کارن؟ جمشید صاحب, حکومتیں کبھی احسان نہیں کرتی, حکومتیں انصاف کرتی ہیں. جی. اور حکومت اگر کسی پہ احسان کرے بھی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل غیر آئینی جملہ ہے احسان کرنا. میں نے کبھی نہیں سنا کہ حکومت کسی پر احسان کرتی ہے. اور جب آئین کی اوتھ لیتے ہیں نا, آئین کی پاسداری کی, تو اس میں ایک بات یہ بھی مانی جاتی ہے کہ آئی ول ڈسچارج مائی ڈیوٹیز وداؤٹ اینی فیور, وداؤٹ اینی فیئر, وداؤٹ اینی ill will. تو فیور کیا ہے؟ احسان.
تو قسم کھاتا ہے سرکار میں جو پرائم منسٹر بنتا ہے, منسٹر بنتے ہیں, کہ ہم کسی کو فیور نہیں کریں گے. سرکار کبھی فیور نہیں کرتی ہے, سرکار صرف انصاف کرتی ہے. کس نے کہا کہ احسان کرتی ہے؟ اور اگر کوئی بڑا آدمی احسان کسی پر کرتا ہے تو وہ بدلے کے لیے نہیں کرتا ہے. جب بدلہ آپ مانگتے ہو تو وہ تجارت ہو گئی, پھر وہ انصاف نہیں ہوا. نہ تو کسی سرکار نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے ووٹ لانا, ہم آپ کو ایس ٹی دیں گے. ارے یہ تو پھر تجارت ہو گئی نا. اور کتنی کمیونٹیز ہیں یار, بہت ساری کمیونٹیز ہیں, اور اس آرڈر میں بھی بہت ساری کمیونٹیز ایڈ ہو گئی. گدا برہمنس نے کیوں نہیں کہا ہم احسان کریں گے؟ کولیز نے کیوں نہیں کہا ہم احسان کریں گے؟ صرف پہاڑیوں سے کیوں آپ کو توقع رہی؟ وہ بھی صرف مینڈر, سورنکوٹ, پونچھ اور تھانہ منڈی میں جی ان سے توقع. ارے بھائی تو نوشہرہ والے پہاڑیوں کو آپ کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ تم نے کیوں نہیں احسان کیا؟ صرف تھانہ منڈی, سورنکوٹ اور مینڈر والوں کو کیوں پہاڑیوں کو پوچھتے ہو, انہوں نے کیوں نہیں آپ پہ احسان کیا؟ حکومتیں احسان نہیں کرتی ہیں, اور جب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو اس کا بدلہ نہیں چاہتی ہے. یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے جملے تھے جن کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. آخری سوال پہ پہنچتے ہیں چلتے چلتے. اس خطہ میں ایک نئی تاریخ اور بھی اس بار رقم ہوئی, جو جتنے پرانے لیڈر یا جتنے پرانے ایم ایل ایز تھے ان میں صرف اگر 2 کی بات کریں پونچھ ضلع کے, وہ جیت کر دوبارہ لوگوں نے ان کو کامیاب ضرور دوبارہ کروایا. راجوری کے اندر ایک نئی چیز ہم نے دیکھی, بالکل نئے چہرے. کانگریس کی بات کریں یا بھاجپا کی بات کریں یا آپ کی بات کریں, کیونکہ میں آپ پہ یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے ایک تاریخ اس لیے بھی رقم کی کہ پہلی بار اسمبلی حلقہ بنا اور ایک آزاد امیدوار جس نے بڑی شخصیت کو ہرایا, بڑے چہروں کو ہرایا. کیا کارن سمجھ سکتے ہیں آپ اس کے کہ جتنے پرانے لیڈر تھے ان کو لوگوں نے اس بار پسند نہیں کیا, نئے چہرے کا؟ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. یہاں تو جو الائنس کے کینڈیڈیٹ تھے کانگریس کے راجوری میں, وہ چہرہ نیا الائنس نے دیا, لوگوں نے نیا چہرہ تھا. میرے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ تھا اور میں آئی واز پٹڈ اگینسٹ 3 مین فورسز. ایک طرف ایک بہت ہی پاورفل ایکس منسٹر, جی, اور پھر بی جے پی کا جو کینڈیڈیٹ تھا, جی, اس کے ساتھ پورا ہندوستان کھڑا, جی, پورے ہندوستان کی سرکار, ایڈمنسٹریشن کھڑی, اور تیسرے ایک فارمر ایم ایل اے تھے. جی, میں ایک نہتا آدمی جس کی کوئی آرگنائزیشن نہیں. رات کو میں این سی کا کینڈیڈیٹ تھا اور صبح اٹھ کے میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا. میرے پاس کوئی بلاک صدر نہیں, بلاک سیکریٹری نہیں, ڈسٹرکٹ صدر نہیں, ڈسٹرکٹ سیکریٹری نہیں. وہ ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل, لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ کارواں آخر میں اتنا بڑا طوفان بن کے نکلا کہ بچہ, جوان, بوڑھا, عورت, مرد, ماں, بوڑھی مائیں سب دعائیں کرتی تھی. اور سب مطلب بوڑھی ماؤں کو جب میں دیکھنے جاتا تھا کسی کو سلام کرنے, تو وہ پوچھتی تھی جج کون ہے ان میں نے تجھے ووٹ دینا. بالکل. سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری ویڈیو آج بھی تو ایسے وہ جو خلوص پیار ملا مجھے, وہ میرے رب کی مہربانی ہے. بس میں یہ کہوں گا کہ میرے اللہ کی مہربانی. آج کے پروگرام خاص ملاقات میں ہمارے مہمان تھے رکن اسمبلی تھانہ منڈی مظفر خان صاحب, جن کی زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کا کتنا پیار ملا. کیونکہ اس لیے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا اسمبلی حلقہ اس بار راجوری میں بنایا گیا, جو 5ویں نشست بنائی گئی, اس پر بطور آزاد امیدوار جیت کر یہ سامنے آیا, جہاں کہیں بڑے چہرے ان کے سامنے تھے, مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک تاریخ رقم کی کہ ضلع راجوری کے اندر ایک آزاد امیدوار نے پہلی بار رکن اسمبلی بن کر سامنے آئے. اگلے ہفتے اسی پروگرام میں پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میرے ساتھی راہل سودن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.